नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ आधारभूत संरचना का सिद्धांत है। देखिए, पिछले मैंने 2 वीडियो में संविधान संशोधन की ही चर्चा की थी और उससे रिलेटेड ये एक अंतिम वीडियो है। परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न इन 3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट आ जाते हैं और अगर हम इनको बेहतर तरीके से कर लें तो संविधान संशोधन से संबंधित कोई नया प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। देखिए, हालांकि सिलेबस में हमारे जो है आधारभूत संरचना का सिद्धांत एक अलग से भी जो है परिभाषित किया गया है ना, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, पहले हम प्रश्न ले लें और जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाना है, देखिए टॉपिक होगा आधारभूत संरचना का सिद्धांत। देखिए, ये तो आपका जो है टॉपिक हो गया और इस टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाना है और हम मान लें कि 11 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाना है ना, 11 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाना है। तो सीधी सी बात है कि 200 शब्द का हमें उत्तर लिखना है। देखिए, 200 शब्द में उत्तर लिखना है, इसका मतलब है कि मोटे तौर से 42 से 44 लाइन का उत्तर लिखना है। यानी एग्ज़ाम में मिलने वाली जो कॉपी होगी उसके 2 पेज आपको उत्तर लिखना है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है ना, प्रश्न हम देखें कि प्रश्न क्या पूछा गया। मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि संविधान के आधारभूत संरचना को समझाइए। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णयों का वर्णन कीजिए। देखिए, जब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने जाएंगे तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें बताना पड़ेगा कि आधारभूत संरचना क्या है, उससे क्या आशय है, और उससे जुड़ी हुई जो सारी संकल्पनाएं हैं उनको हमें बतानी पड़ेगी। एक तो ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका कंटेंट बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अच्छे नंबर पाने के लिए हमें 2 दिशाओं में काम करना पड़ेगा। एक तो बेहतर कंटेंट और फिर उसका अच्छी तरीके से लेखन, और वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो आपकी कॉपी जच रही है तो ऑन स्क्रीन जच रही है, तो स्क्रीन में थोड़ा सा प्रभावशाली दिखाई पड़े। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है निर्णित निर्णय भी आपको बताने हैं। न्यायालय द्वारा
सामान्य रूप से जब न्यायालय शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ उसका आशय जो है सर्वोच्च न्यायालय है ना। हमें आशय पे जाना है और अपने इर्द गिर्द स्थित न्यायालयों के निर्णय का उल्लेख नहीं करना है। और वैसी बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि कई बार जो है यह भी कह दिया जाता है कि जो मनाए वो लिख दो, कोई भी केस बना दो। तो चूँकि काफ़ी जांचने वाले जो है प्रोफेसर होते हैं और 12-15 साल का जो अनुभव होता है, तो वो ये सोचता है कि जब मैंने ही नहीं सुना तो ये कहाँ से आया, इसका मतलब है ये गप मारा गया है, तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलते हैं। देखिए, वेल नोन नहीं, वेल नोन डिसीजन लिखे जाने चाहिए, तभी जाकर जो है परीक्षक पर हम सकारात्मक प्रभाव डाल पाते हैं। देखिए, अब जहाँ तक बात है कि ये दो मटेरियल हैं, मटेरियल नंबर 1 और मटेरियल नंबर 2। अब इनका जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए हम रेखा चित्र, और उससे बड़ी बात यह है कि जब हम 200 वर्ड्स का वर्तमान के, अब 200 वर्ड्स भी एक छोटा ही उत्तर माना जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है पैराग्राफ सेंटेंस में लिखने की बजाय उसको की वर्ड में लिखे जाने का एक अभ्यास होना चाहिए। देखिए, लिखते लिखते जो है ये प्रैक्टिस होती है। तो देखिए, यहाँ पर चूंकि अब हम इसका जब उत्तर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इंट्रो जब लिखेंगे तो इंट्रो में हम ये बताएंगे, या हमें बताना चाहिए कि बेसिकली इसका संबंध है किससे है ना। जो संविधान की आधारभूत संरचना है तो ये किस टॉपिक को रिलेट करता है। तो एक्चुअल में इसका जो संबंध है तो वो संविधान संशोधन की एक सीमा है ना, लिमिट है कि संशोधन आप कर सकते हैं। चूंकि मैंने कल के लेक्चर में भी जो है, पिछले लेक्चर में भी जो है इसकी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो निर्णय आया है तो उसी में इसकी चर्चा की गई। साथ में मैंने ये भी कहा था कि 1965 में जो सज्जन कुमार बनाम राजस्थान 1965 का एक निर्णय आया था, और चूंकि उसमें 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, तो पहली बार जस्टिस मधोलकर के द्वारा जो है संविधान की बुनियादी विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया था। हालांकि वो तब उनकी इतनी डिस्कस नहीं हुई। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है तो कहाँ से निकला, तो ये केशवानंद भारती के मामले से निकला है। तो देखिए, इसका अब उत्तर जब हम लिखेंगे तो क्या क्या बातें लिखेंगे। देखिए, सिद्धांत का संबंध है ना, अब ये इंट्रो है और इसके अंतर्गत हम बहुत स्पष्ट रूप से जो है बताएंगे कि यह संविधान संशोधन की सीमा को व्यक्त करता है, सीमा इन लिमिट को व्यक्त करता है। देखिए, तो ये बात यहाँ हमें लिखी जानी है, और इसके बाद हम बताएंगे कि इसका उद्भव कब हुआ। देखिए, इसका जन्म, उद्भव, तो इसका उद्भव जहाँ से हो रहा है तो केशवानंद
भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के केस से, है ना, केस से, मामले से इसका जन्म हो रहा है। चूंकि हमने देखा था कि केशवानंद भारती के निर्णय में 24वें संविधान संशोधन को जो है चैलेंज किया गया था, और इस मामले में 24वें संविधान संशोधन को आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से जो है गलत माना गया, और साथ में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय को पलटा गया, क्योंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और केशवानंद भारती के मामले में कहा गया था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति आधारभूत संरचना को बनाए रखते हुए है। तो सीधी बात है कि लिमिट है, सीमा है। देखिए, अब रही बात कि इसका आशय क्या है ना। देखिए, दो बिंदु हमने बताया ताकि परीक्षक को पता चले कि भाई हमें बहुत सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बातें पता है। देखिए, अब हम लिखेंगे, तीसरी बात लिखने जा रहे हैं, आशय, है ना। आशय हेडिंग डालें, तात्पर्य डालें, है ना, जो भी आपकी इच्छा करे। देखिए, अब यहां एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि केशवानंद के मामले में, देखिए केशवानंद के मामले में, है ना, चूंकि अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसलिए इसको अंडरलाइन भी कर दें, है ना। जब जैसे ही जो है ऐसा कोई आपके पास मामला आए तो कॉपी में उसको अंडरलाइन भी करें। के मामले में, चूंकि उत्तर में ये देखना है कि कितने फैक्ट आप लिख रहे हैं, कितने डायग्राम आप बना रहे हैं, कितने हेडिंग्स में आप उत्तर लिख रहे हैं, भाई यही तो उसकी प्रभाविता है। क्योंकि अब उत्तर की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टों की है, डायग्राम्स की है, और सही बात लिखने की है। देखिए, जो सबसे वैल्यूबल बात है वो सही बात लिखने की। देखिए, यहाँ हम अब बताने जा रहे हैं कि केशवानंद के मामले में, अब पूरा केस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम देख चुके उद्भव में कि केशवानंद के मामले में इसे परिभाषित नहीं किया गया, इसे परिभाषित नहीं किया गया। देखिए, दिया तो गया था लेकिन न्यायालय ने इसको जो डिफाइन नहीं किया, और एक प्रकार से ये रहस्य बन गया कि है क्या। लेकिन जैसे जैसे जो है आगे का सफ़र बढ़ा, कई निर्णय आए, तो फिर उसने जो है, उन्होंने कहा ये बात आधारभूत ढांचा है, ये बात आधारभूत ढांचा है, ये बात आधारभूत ढांचा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक भी कभी भी न्यायालय ने ये नहीं बताया, है ना, फैक्चुअल रूप से, ऑब्जेक्टिव रूप से, कि आधारभूत ढांचा होता क्या है। ये तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम बताएंगे यहाँ पर, अब यहाँ जो आशय है वो बताएंगे, जो समझा जाता है, जो भावार्थ समझा जाता है कि संविधान में निहित वे प्रावधान जो भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति और हमारे लोकतंत्र के आदर्श को प्रस्तुत करता है। यानी क्या क्या बातें हैं? संविधान
भारतीय राजनीति और हमारा जो लोकतंत्र है उसका जो आदर्श है, तो उनको जो अभिव्यक्त करने वाली बातें हैं तो उनको एक्चुअल में आधारभूत संरचना कहा गया है। देखिए ये उसका आशय है ना। न्यायालय ने कुछ व्याख्या तो की होगी, चूँकि डिफाइन नहीं किया, लेकिन व्याख्याएं की, तो उसका सार जो निकाला गया वो ये था। और इस तरीके से ये बात जो है हम यहाँ लिख देंगे, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बात यहाँ अब क्लियर हो जाती है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय है। अब रही बात कि निर्णितवाद, है ना, निर्णितवाद। देखिए निर्णितवाद, अब चूंकि केसों की संख्या तो बहुत है, लेकिन लैंडमार्क केस हमें लिखना है, और लैंडमार्क केस में एक तो इंदिरा गांधी का मामला है ना। इंदिरा गांधी मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू को कहा गया कि यह आधारभूत संरचना है। मिनर्वा मिल्स के मामले में, देखिए मिनर्वा मिल्स के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन को भी कहा गया, लेकिन चूंकि हम लिख चुके हैं तो हम कोई नई बात यहाँ लिखें, और नई बात थी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के मध्य संतुलन भी आधारभूत संरचना है। देखिए इसी तरीके से फिर भाम सिंह मामले में, है ना, भाम सिंह मामले में, देखिए अब ये सब आपको लैंडमार्क मामले ही आपको जो है बता रहा हूं कि भाम सिंह मामले में कहा गया कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसको भी जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया। देखिए इसके बाद इंदिरा साहनी मामला, है ना, चूंकि ये भी बहुत लैंडमार्क केस रहा है, और इंदिरा साहनी जिसे हम रिजर्वेशन का मामला भी कहते हैं, मामला में विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना गया। और इसके बाद एसआर मुंबई, है ना, एसआर मुंबई के मामले में, क्योंकि कई सारी चीज़ों को जो है न्यायालय ने आधारभूत संरचना के अंतर्गत शामिल किया। संघवाद, है ना, संघवाद
लोकतंत्र डेमोक्रेसी को भी माना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी माना, राष्ट्र की एकता और अखंडता देखिए ये भी माना गया, सामाजिक न्याय को भी माना गया, सोशल जस्टिस, को भी माना गया। तो देखिए ये निर्णितवाद है ना। इतने केस लिखना पर्याप्त है, काफ़ी केसेस को हमने लिख दिया है। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करें। देखिए भूमिका को स्पष्ट करें तो चूंकि अब इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है, देखिए इसका क्या रोल अब वर्तमान में है। तो चूंकि हम देखते हैं कि 1973 केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने जहां एक तरफ संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति प्रदान की, वहीं देखिए अब वहीं क्या, इस सिद्धांत के माध्यम से संशोधन की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन होगा वो संशोधन आप करेंगे और इसका परीक्षण किया जाएगा। एक तो ये बात है, यानी हम कहेंगे कि इनडायरेक्टली जो है रोक ही है, और दूसरी इसकी बड़ी भूमिका और निकलकर हमारे सामने ये आई कि न्यायिक समीक्षा को और अधिक बल मिल गया, कि अब न्यायालय ये देख ही सकेंगे कि किया गया जो संविधान संशोधन है कहीं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट तो नहीं करता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे पारित संविधान संशोधन को जो है वो अल्ट्रावायरस शून्य घोषित करेंगे। जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग के संदर्भ में आर्थिक आधार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जो संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया, तो उसको चुनौती दी गई है। तो न्यायालय को यह भी देखना है कि ये आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विरोध में तो नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायालय के पास परीक्षण की शक्ति का दायरा व्यापक हो गया है। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से जहां एक तरफ संसद को भी पूर्ण शक्ति न्यायालय प्रदान कर रहा है, तो वहीं संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की रक्षा से संबंधित जो उसका कर्तव्य है, तो उसको भी जो है सशक्तिकरण के साथ
सशक्तता के साथ निभा रहा है। देखिए परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि उसके बाद से फिर सरकारों ने सोच समझकर संविधान संशोधन प्रारंभ किए। देखिए ये निष्कर्ष है ना, इसका कंक्लूजन है, भूमिका के बाद कंक्लूजन ये है कि संसद ने, सरकारों ने गंभीरतापूर्वक संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया है ना। ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन सिर्फ संशोधन के लिए, कि मुझे दिक्कत आ रही है कि क्यों ना संविधान संशोधन कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं। परिणाम ये होता है कि संविधान की जीवंतता और बढ़ गई। ये तो अदरवाइज क्या होता कि जिस सरकार को बहुमत मिल जाता तो मनमाफिक संविधान संशोधन कर लेते और बेलगाम हो जाती। तो जहां एक तरफ संसद को पूर्ण शक्ति भी दे दी गई कि भाई ठीक करो, तुम ना जनता के लिए बेहतर करना चाहते हो करो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन आप बेलगाम नहीं हो सकते हैं, और बेलगाम होने की अनुमति संविधान नहीं देता है। तो कुल मिलाकर ये वो सिद्धांत है जिससे बाधा भी दूर हो गई, न्यायालय ने अपनी स्थिति को भी सशक्त किया और साथ में संसद की स्थिति को भी सशक्त कर दिया। देखिए ये इस टॉपिक से संबंधित कंटेंट और उससे रिलेटेड टू द पॉइंट बातचीत थी। देखिए अब हो सकता है कि इस पर जो है कुछ 3 मार्क्स के प्रश्न भी पूछ लिए जाएं, है ना। इसे संभावित 3 मार्क्स के अगर हम प्रश्न बनाना चाहें तो किस तरीके के जो है प्रश्न बन सकते हैं। किस वाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है ना। 3 बातें आप बता दें। केशवानंद भारती, चूंकि इसका मूल उत्तर है, उससे जुड़ी हुई 2 बातें आपको और बता देनी है। या आधारभूत संरचना से संबंधित कोई 3 बातें लिखिए, जैसे न्यायिक समीक्षा लिखना है, लोकतंत्र लिखना है, तो उनके केस के नाम भी लिख दो कि किस केस में, चूंकि अभी मेरे को पता ही है क्या बात कही गई। और अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आधारभूत संरचना का महत्व बताइए, तो अभी हमने जो बात की थी भूमिका के रूप में, वो महत्व ही है। तो उसको और थोड़ा सा फैक्चुअल बनाओ और जवाब लिख दो। तो देखिए इस तरीके से जो है ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इतनी बात है और इतनी बात हम अगर याद रखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। जय हिंद।